Hello, you all. This is Mahesh Kumar, and I once again extend a very hearty welcome to you all on your own YouTube channel, that is Zenipex Education. In this video, we are going to study a poem, and the name of the poem is The Gift of India. This poem has been composed by the famous Indian poet and politician Sarojini Naidu. Okay, Sarojini Naidu, who was born in 1879 and died in 1949, was a famous figure in both the literary field and as well as a political field. Okay, she has been the first governor of Uttar Pradesh and the first lady president of India. Okay, first lady president of India of the इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके, 1925 में इन्होंने कांग्रेस के सेशन की, कानपुर सेशन की अध्यक्षता की और इस तरह से किसी कांग्रेस के किसी भी सेशन की अध्यक्षता करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला थी. इनसे पहले एनी बेसेंट कर चुकी थी 1917 में. ओके, लेकिन एज अ इंडियन वुमन शी वॉज द फर्स्ट टू डू सो. ओके, सरोजिनी नायडू ने 1925 के कानपुर सेशन की कांग्रेस के अध्यक्षता की थी. ओके, तो बहुत ही फेमस पोएट थी और वैसे ही इनका जो पॉलिटिकल करियर था वो भी शानदार था. उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर रहीं, पहली राज्यपाल रहीं. इसके अलावा ये एक बहुत ही अच्छी वक्ता भी थी. ओके, बहुत ही अच्छा स्पीच थी इनकी और एक इसीलिए इनको एक उपाधि दी गई थी कोकिला की, भारत कोकिला. ओके, इसके अलावा गांधी जी ने इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा था. इनकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही मीठी थी, उसकी वजह से इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा गया था. ओके, तो ये सरोजिनी नायडू थी, एक बहुत ही फेमस फिगर थी. अगर हम इनकी मेन पोएम्स की बात करें तो पैलेन क्वीन बेरर्स और आपके ये द गिफ्ट ऑफ इंडिया. ओके, पहला इनका जो पोएटिक कलेक्शन था वो 1905 में पब्लिश हुआ लंदन में. ओके, तो ये एक इंट्रोडक्शन था. अगर हम पोएम की बात करें तो पोएम जो है बहुत ही अच्छी पोएम है ये, और 1915 में ये पोएम पब्लिश की गई, लिखी गई. और इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो है कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर्स और उसमें जो इंडिया के सैनिक भेजे गए थे लड़ने के लिए, वही इसका सब्जेक्ट मैटर है. ओके, उनके साथ जो ट्रीटमेंट होता है कहीं ना कहीं पोएट उसी पे लेमेंट कर रही हैं. और ये लास्ट में आकर के वो एक तरह से डिमांड रखती हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि जो ये हमारे इंडिया के जो शहीद हुए हैं उनकी तरफ से लड़ते हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से लड़ते हुए, उनको एक राइटफुल ट्रीटमेंट दिया जाए. उनको एक वो जो क्रेडिट के वो जिसके हकदार हैं वो हक उन्हें दिया जाए. एक सम्मान और प्रतिष्ठा उनकी मिले जिसके लिए कि वो जाने जाते हैं. ओके, तो अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जैसा आप जानते होंगे 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और 1918-19 में जाकर के एंड हुआ. इस वॉर में लाखों लोग मारे गए, लाखों फौजी और सिविलियंस मारे गए. और इसमें इंडिया की तरफ से भी, क्योंकि उस समय हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, तो इसलिए इंडिया की तरफ से ही बहुत बड़ी मात्रा में जो सैनिक थे इंडिया के वो लड़ने गए थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से लड़े. ओके, ब्रिटिशर्स की ओर से लड़ते हुए शहीद हुए. लगभग माना जाता है कि अराउंड 13 लाख के समथिंग इंडियन सैनिक लड़ने गए थे और उनमें से लगभग 70,000 के समथिंग जो है वो शहीद भी हुए. ओके, तो ऐसे ही शहीद जो सैनिक है हमारे, उनका जो हक है, उनका जो सम्मान है, उसी की मांग कर रही हैं सरोजिनी नायडू इस पोएम में. तो चलिए देखते हैं मेन पोएम को. इज देयर ऑट यू नीड दैट माई हैंड्स विदहोल्ड, रिच गिफ्ट्स ऑफ रेमेंट और ग्रेन और गोल्ड. लो, आई हैव फ्लंग टू द ईस्ट एंड वेस्ट priceless treasures torn from my breast, and yielded the sons of my stricken womb to the drum beats of duty, the sabers of doom. तो पोएट
भारत माँ के बिहाफ पे कह रही हैं यहाँ पे। यहाँ जो हम बता दें कि जो नैरेटर है वो एक तरह से भारत माँ है, भारत माँ बोल रही हैं। ओके, तो वो कह रही हैं, ब्रिटिशर्स कह रही हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिशर्स जिसको भी आप लगा लें, उनसे कह रही हैं कि क्या ऐसा दुनिया में कुछ है जो तुमने मुझसे मांगा और मैंने ना दिया हो? इज देयर ऑट यू नीड दैट माई हैंड्स विद होल्ड? क्या कुछ ऐसा है जो जिसकी तुम्हें जरूरत पड़ी हो और वो मैंने ना दिया हो? दैट माई हैंड्स विद होल्ड, यानी मैंने जो कुछ तुमने मुझसे मांगा वो मैंने सब कुछ तुम्हें दिया है। जिस चीज़ की भी तुम्हें ज़रूरत पड़ी है वो मैंने सब कुछ तुम्हें दिया है। फिर चाहे वो कपड़े हों, रिच गिफ्ट्स ऑफ रेमेंट, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो खाना हो, ग्रेन, यहाँ कहीं ना कहीं अनाज जो है वो पूरी तरह से खाने के लिए डिनोट हुआ है, यूज़ हुआ है। ओके, फिर चाहे वो तुम्हारा तन ढकने के लिए कपड़े हों, कॉटन बहुत सारी लेकर के जाते थे यहाँ से, चाहे वो खाना हो, और चाहे वो गोल्ड हो। यहाँ गोल्ड सिर्फ गोल्ड के लिए नहीं बल्कि वेल्थ के लिए यूज हुआ है, सिंबॉलिकली। ओके, जैसे रेमेंट कपड़े के लिए, ओवरऑल कपड़ों के लिए यूज हुआ, ग्रेन खाने के लिए, ऐसे ही गोल्ड रिचेस के लिए, धन दौलत के लिए, संपत्ति के लिए। तो वही भारत माँ कह रही हैं कि जो कुछ तुम्हें ज़रूरत पड़ी है या जो कुछ तुमने मुझसे मांगा है वो मैंने तुम्हें सब दिया है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो खाना हो, चाहे वो धन संपत्ति हो। लो आई हैव फ्लंग टू द ईस्ट एंड वेस्ट प्राइसलेस ट्रेजर स्टोन फ्रॉम माई ब्रेस्ट। मैंने जो भी मेरे पास धन संपत्ति है, जो भी मेरे पास संपदा है, वो सब कुछ अपने सीने से उखाड़ उखाड़ के, अपने चेस्ट से उखाड़ उखाड़ के मैंने तुम्हें दिया है। मतलब तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया, चाहे वो ईस्ट को, मतलब चाहे ईस्ट की साइड हो चाहे वेस्ट की। देखिए वेस्ट से आए थे यूरोपियंस, ओके, तो चाहे ईस्ट के लोग हों चाहे वेस्ट के लोग हों, मैंने सब कुछ, जो भी लोग यहाँ आए हैं मांगने के लिए, मैंने उन्हें सब कुछ दिया है, जिस चीज़ की भी उनको ज़रूरत पड़ी है। And yielded the sons of my stricken womb to the drum beats of duty, the sabers of doom। और इसके अलावा मैंने अपनी कोख से, उसी घायल कोख से, घायल कोख इसलिए कहा है पोएट ने कि कहीं ना कहीं देखिए जब किसी के बच्चे पैदा वो कर रहे हैं और वो मर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उससे कोख को ही तकलीफ होती है, उससे उस जन्म देने वाली माँ को तकलीफ होती है। तो इसीलिए पोएट ने ऐसा वर्ड यूज किया, स्टिकन वोम। ओके, स्टिकन मीन्स घायल। तो पोएट कह रही हैं कि मतलब भारत माँ के ब्याह पे कि जब जब ज़रूरत पड़ी है, जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है वो सब कुछ मैंने अवेलेबल कराया, मैंने दिया है। यही नहीं, मैंने अपनी घायल कोख से जब जब आपको ज़रूरत पड़ी युद्ध के लिए, तब तब बहादुर बेटे दिए हैं, द सेबर्स ऑफ डूम, जो कि कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही बहादुर टाइप के हैं। सेबर्स कहते हैं स्पेशल टाइप की तलवारों को, जिनकी तलवारें किसी क़यामत की जैसी, डूम मतलब क़यामत का दिन। ओके, अ डे एट विच पॉइंट ऑफ टाइम द वर्ल्ड सीम्स टू बी सपोज टू बी एंडेड। एक ऐसा दिन जिस दिन माना जाता है कि सारी दुनिया एंड हो जाएगी, उसको डूम्सडे कहते हैं। डूम मतलब समाप्त होना। ओके, तो ऐसे ही मैंने ऐसे बहादुर बच्चे, अपने ऐसे बहादुर बेटे दिए हैं जिनकी तलवार किसी डूम से कम नहीं है, किसी कयामत से कम नहीं है। ओके, मैंने सब कुछ दिया आपको, वो बहादुर बेटे दिए जो आपके लिए लड़ते लड़ते मरे। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, गैदर्ड लाइक पर्ल्स इन देयर एलियन ग्रेव्स, silent they sleep by the Persian waves, scattered like shells on Egyptian sands, they lie with pale brows and brave broken hands. They are strewn like blossoms mown down by chance on the blood brown meadows of Flanders and France। तो आगे भारत माता कह रही हैं कि मैंने जो बेटे आपको दिए वो कैसे हैं, वो एक तरह से ऐसे दूर दूर देशों में दफन है जैसे कि कोई मोती सीप में बंद होता है। ओके, यहाँ जो
कब्रें हैं उनकी, उससे उसको कंपेयर किया गया है सीप से, है ना, और उनकी डेड बॉडीज को कंपेयर किया गया है पल्स से, मोतियों से। ओके, तो वो मेरे जो बहादुर बेटे थे, जो इतने बहादुर थे जैसे कि कयामत की तलवार होती है, तो वो ही मेरे बेटे अब दूर दूर ऐसे अपनी अपनी कब्रों में दफन है जैसे कि कोई मोती अपनी सीप में बंद होता है। साइलेंट दे स्लीप बाय द पर्शियन वेव्स, कुछ उनमें से कुछ तो पर्शियन जो गल्फ है उसके किनारे किनारे दफनाए हुए हैं, तो कुछ तो वहां सो रहे हैं आराम से। साइलेंट दे स्लीप बाय द पर्शियन वेव्स। ओके, यहाँ वेव्स इस्तेमाल किया है पर्शियन खाड़ी के निकटता को दिखाने के लिए। ओके, तो कुछ लोग पर्शियन खाड़ी जो है वहाँ उसके फारस की खाड़ी के आसपास सो रहे हैं आराम से अपनी कब्रों में, जबकि कुछ स्कैटर्ड लाइक शेल्स ऑन इजिप्शियन सैंड्स, जबकि कुछ जो हैं वो इजिप्शियन सैंड्स के आसपास दफनाए गए हैं और वहाँ किसी सीप की तरह से, किसी शैल की तरह से पड़े हुए हैं। दे लाई विद पेल ब्रोज एंड ब्रेव ब्रोकन हैंड्स, है ना। उनके जो यहाँ ब्रोज से मतलब सिर्फ ब्रोज से नहीं है बल्कि पूरे फेस से है, तो कहीं ना कहीं उनका जो चेहरा है, देखिए डेड होने के बाद जैसे कि हो जाता है, उनका चेहरा पेल पड़ गया है, निस्तेज सा हो गया है। ओके, और वो एक तरह से पीला पड़ गया है, और इसी तरह से उनके हाथ, बहादुर हाथ, ताकतवर जो हाथ हैं वो क्षतिग्रस्त हैं, वो क्षत विक्षत हैं। ओके, क्योंकि लड़ते हुए मरे हैं, तो कहीं ना कहीं ज़रूर उनको फिजिकल डैमेज हुआ होगा, नहीं तो डेथ ही क्यों होती। ओके, तो वही पोएट कह रही है कि जो मेरे बहादुर बेटे हैं, भारत माँ के जो बहादुर बेटे हैं, कुछ तो कहाँ हैं, कुछ तो अपनी कब्रों में इस तरह से बंद हैं जैसे कि सीप में मोती होता है, कुछ पर्शियन खाड़ी के आसपास दफनाए गए हैं, ऐसे ही कुछ जो हैं इजिप्शियन सैंड्स, इजिप्शियन के किनारों पर दफनाए गए हैं, ऐसे ही कुछ जो हैं वो उनके जो चेहरे हैं पीले पड़ चुके, निस्तेज हो चुके हैं, और उनके हाथ पैर जो हैं वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हैं, उनकी उनकी जो बॉडी है वो क्षतिग्रस्त है। ओके, दे माइट हैव बीन म्यूटिलेटेड ड्यूरिंग द वॉर, उनको गंभीर चोटें आई होंगी युद्ध के समय में और इसलिए उनकी डेथ हुई होगी। दे आर स्ट्यून लाइक ब्लॉसम्स माउंट डाउन बाई चांस ऑन द ब्लड ब्राउन मीडोज ऑफ फ्लैंडर्स एंड फ्रांस। स्ट्यून मीन्स बिखरा होना, एक डिसऑर्डरली तरीके से पड़े होना, तो वे ऐसे पड़े हुए हैं डिसऑर्डरली तरीके से, है ना, बिना किसी खास पैटर्न के डिसऑर्डरली वे में पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, जैसे कि अचानक से कोई बहुत बड़ा उन पे क़यामत टूटी हो, कोई बहुत बड़ा हमला हुआ हो और उनकी बॉडीज़ तितर बितर हो गई हों। देखिए, एक कल्पना करके देखिए कि आपने कोई, मान लीजिए कोई स्टिक्स ही बांध के रख रखी हैं, आपने ठीक ठाक से बांध के रख रखी हैं स्टिक्स आपने, और तभी क्या होता है कि उन पे बहुत ज़ोर से कोई चीज़ आकर के टकराती है, और जिस चीज़ से आपने वो स्टिक्स बांध रखी थी वो चीज़ भी टूट जाती है, रस्सी हो या जो भी सपोज करिए आप, वो टूट जाती है, तो फिर वो जो स्टिक्स हैं वो सब में बिखर जाएंगी। हो सकता है कुछ टूट भी जाए उनमें से और वो बुरी तरह से बिखर जाएंगी। यही जो सीन है यही स्ट्यून कहलाया जा सकता है, क्योंकि वो बिना किसी ऑर्डर के बिखरेंगी, कुछ उनका कुछ किसी तरह से पड़ी होंगी, कुछ किसी तरह से, दूरियां भी उनकी अलग अलग होंगी, तो पूरी तरह से डिसऑर्डरली पड़ी होंगी। तो वैसे ही कुछ ये जो हमारे भारत के वीर जो लड़ाके थे, जो कि वर्ल्ड वॉर में लड़ने गए थे ब्रिटिशर्स के लिए, उनकी बॉडीज़ भी जगह जगह पड़ी हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ उनको अपॉइंट किया गया लड़ने के लिए, जिस मोर्चे पे उनको तैनात किया गया, वे वहीं लड़ते लड़ते मर गए, तो वहीं उनको दफना भी दिया गया। ओके, तो इसलिए दे आर नॉट क्रीमेटेड इन एन ऑर्डरली वे। ओके, उनको किसी ऑर्डरली वे में क्रीमेट नहीं किया गया है, इसलिए उनकी बॉडीज स्ट्यून दिखाई गई हैं। और इस तरह से जैसे कि कोई अचानक से हमला हो जाता है, जैसे कि हमने बताया कि यू हैव अ स्टिक ऑफ बंडल, a bundle of sticks, and it is hit suddenly with the great force, and
all of those sticks get disorderly thrown away ना, वो सब फैल जाती हैं, they are scattered। तो कुछ वैसे ही हमारे जो शहीद हैं वो सब में फैले हुए हैं। कैन ये measure the grief of the tears I weep, or compass the woe of the watch I keep, or the pride that thrills through my heart's despair, and the hope that comforts the anguished prayer, and the far sad glorious vision I see of the torn red banners of victory। ओके, दे आर स्टोन। तो इस तरह से उनकी बॉडीज बिखरी हुई हैं। वो कुछ तो फ्लैंडर बेल्जियम जो देश है, बेल्जियम आपके फ्रांस के ऊपर का ही देश है, तो उस कुछ तो वहाँ भी पड़े हैं। इसके अलावा कुछ फ्रांस में भी दफनाए गए हैं। जहाँ जहाँ वे भेजे गए वहीं उनकी डेथ हुई और वहीं वो दफना दिए गए। ओके, तो वहाँ मिल जाएंगे। ये जो सब चीज़ें हैं, इसकी वजह से जो मुझे दुख होता है, भारत माता आगे कह रही हैं, ये कैन ये मेजर, ये मतलब यू, कैन यू मेजर द ग्रीफ ऑफ द टेयर्स आई वीप। तो मैं ये सब देख करके कितनी दुखी हूँ। भारत माता कह रही हैं, जब देखिए किसी का बच्चा है, वो उसके साथ अगर ऐसी कंडीशन होगी तो उसको कितना दुख होगा, ये एक माँ ही समझ सकती है। ओके, उसके पेरेंट्स ही समझ सकते हैं, और माँ को और भी ज़्यादा महसूस होता है। तो वही भारत माता कह रही हैं कि क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है, क्या तुम मेज़र कर सकते हो कि मैं जो ये इस दुख में रो रही हूँ, मेरे आंसू जो हैं उनमें कितना दुख भरा है। द ग्रीफ ऑफ द टेयर्स आई वीप, मैं कितनी दुखी हूँ, क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है इस चीज़ का, इस चीज़ का अंदाज़ा भी लगा सकते हो। इट मीन्स यू कांट मेज़र माई ग्रीफ, my level of grief। okay, you can't even imagine, okay, as to which extent I am grievous over the death of my dear children। okay, और compass the woe of the watch I keep, इसी तरह से मेरे देखने में भी कितना दर्द झलकता है, मेरी आंखों से कितना दर्द झलकता है, तुम्हें उसका भी अंदाज़ा नहीं है। और the pride that thrills through my heart's despair and the hope that comforts the anguish of prayer। ना, इसके अलावा ना ही तुम्हें मेरा जो दिल है, एक तरफ तो उसमें प्राइड है अपने बच्चों पे, अपने बहादुर बच्चों पे, कि वो जाकर के शहीद हुए, वो लड़ते लड़ते बहादुरों की तरह लड़ते लड़ते शहीद हुए। तो एक तरफ तो इस चीज़ का प्राइड है, लेकिन कुछ भी हो, वो थे तो मेरे बच्चे, और इसीलिए बच्चों को खोने का दर्द क्या होता है, ये मुझसे बेहतर और कौन जा सकता है। ओके, तो एक तरफ तो मुझे प्राइड भी है, लेकिन बच्चों के खोने का गम भी है, डिस्पेयर है, उसकी वजह से निराशा है, डिजेक्शन है। ओके, एंड द होप दैट कंफर्ट द एंग्विश ऑफ प्रेयर, और साथ ही साथ उम्मीद भी है ना। उम्मीद इस बात की होगी कि उनके साथ कुछ हद तक तो कहीं ना कहीं इंसाफ हो, उनको उनके बहादुरी का क्रेडिट मिले, उन्होंने जो किया है देश के लिए, समाज के लिए, जिस देश के लिए किया है, कम से कम वो कुछ तो उनका सम्मान करे। एंड द फार सैड ग्लोरियस विजन आई सी ऑफ द टोन रेड बैनर्स और विक्ट्री, है ना। तो ये जो आप अपनी जीत पे जश्न मना रहे हो, आप जो जीते हो, इस जीत पे जो जश्न मना रहे हो, ये जो जश्न है, इसके पीछे का दर्द हमें मालूम है। और द टोन रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री, है ना, ये जो शानदार ग्लोरियस जो आपको जीत दिख रही है, इस जीत के पीछे कुर्बानियां जो हमने दी हैं, मेरे बेटों ने जो कुर्बानियां दी हैं, वो मुझे दिख रही हैं। तुम्हें सिर्फ अपनी जीत दिख रही है, लेकिन मुझे मेरे बच्चों की कुर्बानियां दिख रही हैं। एंड द फार सेट ग्लोरियस विजन आई सी ऑफ द टोन रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री। रेड बैनर्स इसलिए रेड बैनर्स का है, ओके, खून से रंगे हुए झंडे। भले से वो आपको जीत के झंडे दिख रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये दिख रहा है कि वो खून से रंगी हुई जीत के झंडे हैं। विक्ट्री को पर्सोनिफाई कर दिया उसने, वी को कैपिटल करके। ओके, तो विक्ट्री अगर एक लिविंग बीइंग है और वो रेड कलर के झंडे लेकर के चल रही है, तो ये रेड कलर कुछ और नहीं है, हमारे जो बहादुर बेटे हैं, बहादुर जो बच्चे थे भारत माँ के, उनकी कुर्बानियों से ये झंडे का रंग लाल हुआ है, और आपकी जीत में हमारे बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है। When the terror and tumult of hate shall cease, and life
be refashioned on anvils of peace, and your love shall offer memorial thanks to the comrades who fought in your dauntless ranks, and you honor the deeds of the deathless ones. Remember the blood of the martyred sons. तो अब लास्ट स्टेंजा में पोएट जो हैं यानी भारत माता वो अपील कर रही हैं, किससे? पोएट अपील कर रही हैं लास्ट स्टेंजा में ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि जब ये युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो जाए, मार काट रुक जाए, तो कम से कम आपसे ये उम्मीद है कि जब शांति स्थापित हो तो आप एक सिंसियर सा थैंक यू हमारे उन शहीद और बहादुर बच्चों के लिए ज़रूर करना, है ना, उन्हीं अमर शहीदों के लिए जिन्होंने कि हंसते हंसते आपके लिए कुर्बानी दे दी, अपनी जान की कुर्बानी, सुप्रीम सेक्रीफाइस दे दी जिन्होंने। ओके, तो उनसे ब्रिटिशर से एक तरह से एग्जॉर्टेशन है लास्ट स्टेंजा में, दैट यू मस्ट बी थैंकफुल फॉर आवर चिल्ड्रन, टूवर्ड्स आवर चिल्ड्रन, एंड पे सिंसियर होमेज to them, okay, in any form you want to, but they should be respected, they should be paid for what they have done. जो कुछ उन्होंने किया है उसकी कम से कम कुछ तो कीमत आप उन्हें चुकाएं. When the terror and tumult of hate shall cease and life be refashioned on anvils of peace, है ना, जब ये मार काट के युद्ध का समय जब बीत जाए और शांति स्थापित हो जाए फिर से, तब and your love shall offer memorial thanks to the comrades who fought in your dauntless ranks. तो आप इन बहादुर बेटों को, हमारे इन बहादुर बच्चों को ज़रूर इनको एक थैंक यू बोलना, सिंसियर सा इनको शुक्रिया अदा करना मत भूलना, जो कि आपके लिए लड़ते हुए मारे गए, बहादुरी से लड़ते हुए मारे गए. एंड यू ऑनर द डीड्स ऑफ द डेथलेस वंस, है ना, ये जो कि अमर हो गए हैं देश के लिए शहीद होके या अपनी ड्यूटी के लिए शहीद होके, इनको ज़रूर याद करना, सिंसियरली याद करना, उनको उनका ड्यू सम्मान देना. एंड यू ऑनर द डीड्स ऑफ द डेथलेस वंस. डेथलेस वंस इसलिए क्योंकि शहीद कभी मरते नहीं. रिमेंबर द ब्लड ऑफ दाई मार्टियर्ड सन्स ना, तो जो शहीद हो गए हैं उनकी शहादत को, उनकी कुर्बानी को मत भुलाना, उसको मत इग्नोर करना, और उनका ज़रूर शुक्रिया अदा करना, उनको उनका जो ड्यू सम्मान है वो ज़रूर देना. तो एक बहुत ही अच्छी सी पोयम. अगर हम एक इसकी समरी देखें तो जो फर्स्ट स्टैंजा था इसमें एक तरह से भारत माता ने क्या क्या दिया है ब्रिटिशर्स को, क्या क्या ब्रिटिशर्स पे एहसान किए हैं, उनकी एक शॉर्ट में लिस्ट दी है पोइट ने, लिस्ट ऑफ गिफ्ट्स है. ओके, उनको जैसे रेमंड, ग्रेन, गोल्ड और भी बहुत सारी चीज़ें जो दी हैं वो दी है. सेकंड स्टेंजा की अगर हम बात करें तो हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके साथ जो इल ट्रीटमेंट हुआ, वो बहादुरी से लड़ते हुए वो तो मारे गए, लेकिन उनको प्रॉपरली उनका जो अंतिम संस्कार होता है वो नहीं किया गया. ओके, देयर लास्ट राइट्स वर नॉट परफॉर्म्ड अकॉर्डिंगली ना, उनका जो क्रीमेशन था वो एज पर द सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स नहीं हुआ. इसी का पोइट को अफसोस है शायद, और वो इसीलिए वो कह रही है कि उनको वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, जिसको जहाँ चाहा वहीं दफना दिया. ओके, अलग अलग धर्मों के लोग थे तो अलग अलग धर्मों की अलग अलग ट्रेडिशंस होती हैं, उनको किसी को फॉलो नहीं किया गया. ओके, थर्ड स्टैंजा में वो ग्रीफ लेमेंट कर रही हैं किस चीज़ पे, स्पेशली उनकी शहादत पे. जो हमारे बहादुर मारे गए थे 1915 तक वर्ल्ड वॉर में, ओके, तो उनकी शहादत पे लेमेंट कर रही हैं, ग्रीफ अपना जाहिर कर रही हैं. ओके, तो थर्ड स्टेंजा में ये है. लास्ट स्टेंजा में एक एग्जॉर्टेशन है, डिमांड है ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि जो हमारे शहीदों के लिए ड्यू रिस्पेक्ट है वो आप दें, उनका शुक्रिया करना ना भूलें. चलिए देख लेते हैं इसकी पोइटिक डिवाइसेस. अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो इसकी राइमिंग स्कीम बहुत ही सिंपल है, AABBCC. हर 4 स्टेंजाज हैं, हर स्टेंजा में 6 लाइन्स हैं और सभी पहली 2 लाइन है. ओके, मतलब 2 कंटिन्यूस लाइन्स जो है वो एक दूसरे से राइम कर रही हैं, पहली दूसरी, तीसरी चौथी, चौथी पाँचवीं छठी. ओके,
तो इस तरह से ए बी बी सी सी इसकी राइमिंग स्कीम है। इसके अलावा अगर इसमें यूज़ किए हुए हम मेन जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उन्हें देखें तो फर्स्ट लाइन में दैट माई हैंड्स विद होल्ड, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ सिनेक्ड की आया है, माई हैंड्स यूज़ किया है उसने भारत माँ के लिए, भारत माँ के लिए पूरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके हैंड्स सिर्फ। ओके, तो इसीलिए पार्ट किसी भी फिनोमेना का अगर पार्ट उसके होल को रिप्रेजेंट करता है या होल उसके पार्ट को रिप्रेजेंट करता है तो वहाँ सिनेक्ड की रहता है। तो इसीलिए यहाँ हैंड्स पूरी भारत माता के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे सिनेक्ड की है। ओके, ऐसे ही रेमेंट, ग्रेन और गोल्ड जो है वो मेटाफोर के तौर पे यूज़ किया है। ग्रेन पूरे फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, गोल्ड संपत्ति को, धन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मेटाफोर है। ओके, नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखेंगे तो पर्सोनिफिकेशन वैसे एज अ होल अगर आप देखेंगे पोएम तो पूरी जो पोएम है वही भारत माता कह रही हैं। ओके, तो पर्सोनिफिकेशन है। ओके, कई जगह वो एज अ पर्सन बात कर रही हैं। ओके, तो यहाँ इसीलिए पर्सोनिफिकेशन है। अगर ऐसे ही आप फोर्थ लाइन को देखें तो यहाँ फिर से मेटाफोर है, प्राइसलेस ट्रेजर स्टोन फ्रॉम माई ब्रेस्ट। ओके, प्राइसलेस ट्रेजर स्टोन फ्रॉम माई ब्रेस्ट में फिर से मेटाफोर है। यहाँ जो हमारे देश की जो धरती है उसको एक लेडी की ब्रेस्ट से कंपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ पे मेटाफोर है। ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में देखेंगे तो यहाँ सिमिली है, गैदर्ड लाइक पर्ल्स इन देयर एलियन ग्रेव्स। ओके, जो हमारे शहीद सैनिक हैं उनको कंपेयर किया गया है पर्ल से। ओके, और लाइक वर्ड यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे सिमिली है। फिर से सिमिली आपको थर्ड लाइन में मिल जाएगा, स्कैटर्ड लाइक शेल्स, यहाँ शेल से कंपेयर किया गया है इजिप्शियन सी पर। ओके, इजिप्शियन सैंड्स पर, तो इसलिए यहाँ फिर से सिमिली है। अगर आप नेक्स्ट लाइन को देखेंगे, फोर्थ लाइन को सेकंड स्टेंजा की, तो यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ओके, जब उनके हाथों को ब्रेव और ब्रोकन कहा गया है। ओके, तो ब्रोकन तो हैंड्स के साथ अप्लाई होता है, बट ब्रेव के ब्रेव हैंड्स नहीं होंगे, ब्रेव पूरा वो जो सैनिक थे वो था। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है क्योंकि जो ब्रेव जो अप्लाई हो रहा था सैनिक पर वो हैंड्स पर अप्लाई कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ फिर से सिमिली है, दे आर स्ट्यून लाइक ब्लॉसम्स माउंड डाउन बाई चांस। ओके, फूलों की तरह बिखरे हुए हैं वो, तो फूलों से कंपेयर किया गया है सैनिकों को, इसलिए यहाँ पे फिर से सिमिली है। और नेक्स्ट में अगर देखेंगे हम तो यहाँ हाइपरबली है, ऑन द ब्लड ब्राउन मीडोज। ब्लड ब्राउन मतलब जो मीडोज हैं वो वहाँ इतना खून बहा है कि वो ब्लड से ब्राउन हो गए। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हाइपरबली है। और नेक्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा अगर हम थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन अगर हम देखेंगे तो यहाँ फिर पर्सोनिफिकेशन है। ओके, द ग्रीफ ओवर द ऑफ द टीयर्स आई वीव, तो टीयर्स का ग्रीफ दिखाया है, जबकि वो पोएट का या भारत माता का होना चाहिए। तो टीयर्स को यहाँ पे पर्सोनिफाई करने की कोशिश की गई है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। ओके, लिविंग बीइंग के तौर पे उनको ट्रीट किया गया है। अगर आप नेक्स्ट लाइन में देखते हैं तो यहाँ पर ओ और कंपास द वू ऑफ द वॉच आई कीप, हाँ यहाँ फिर से आपका सिमिली हो रहा है, और कंपास द वू ऑफ द वॉच आई कीप ऑफ द प्राइड दैट थ्रिल्स इनटू माय हार्ट्स डिस्पेयर एंड द होप दैट कंफर्ट्स द एंग्विश ऑफ प्रेयर। ओके, यह सही में जो है पर्सोनिफिकेशन चल रहा है, तो सही में पर्सोनिफिकेशन है। ऑक्सीमोरन आपको यहाँ मिलेगा, एंड द फार सैड ग्लोरियस, ग्लोरियस विजन आई सी, फार सैड ग्लोरियस, देखिए बहुत सैड भी है और ग्लोरियस भी है, या तो ग्लोरियस होगा या सैड होगा। ओके, सैड ग्लोरियस नहीं हो सकता। ओके, तो दो कंट्रास्टिंग थिंग्स को एक साथ लिया गया है, दो कंट्रास्टिंग वर्ड्स को एक साथ दिखाया गया है, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीमोरन है। ओके, ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रांसफर्ड एपिथेट दिखेगा। ओके, यहाँ इन योर डॉन्टलेस रैंक्स, डॉन्टलेस रैंक्स
डोंटलेस रैंक से मतलब है फौज में, ओके। तो वजह उसने आर्मी के उसको डोंटलेस रैंक्स यूज़ किया है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसके अलावा एलिट्रेशन मिलेगा। एलिट्रेशन आपको बहुत, देखिए बहुत ज़्यादा उससे यूज़ हुआ है, मैंने इसलिए यहाँ पे आपको ये हाईलाइट कर दिया। ई जो है, ई वॉवेल वो रिकॉर्ड 104 बार आया है। हो सकता है मेरे गिनने में एक दो का फ़र्क हो गया ऊपर या नीचे, लेकिन लगभग 104 है, ओके। 104 बार आया है आपका ई, और ए आया 65 टाइम्स, आई 38 टाइम्स, ओ आया 70 टाइम्स, और यू आया 17 टाइम्स। वॉवेल्स बहुत ज़्यादा रिपीट किए हैं राइटर ने, पोएट ने, और वॉवेल्स के रिपीट होने से एक ख़ास तरह की एक फ्लो आती है पोएम में, एक तारतम्यता आती है, एक सुरीलापन आता है, लिरिसिज्म, ओके। ऐसी पोएम्स को म्यूज़िकल फॉर्म देना बड़ा इजी हो जाता है, तो इसीलिए एक हम कह सकते हैं थोड़ा रिदमिक और म्यूज़िकल सी पोएम है। हालांकि एक हम कह सकते हैं कि एक एलेजी टाइप की है, सैड पोएम है, लेकिन फिर भी एक म्यूज़िकल फॉर्म देने की कोशिश की है पोइट ने बहुत ही अच्छी तरह से। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो कहीं ना कहीं को साउंड करते हैं, ओके। एक अगर आप पढ़ेंगे उसको, एक फ्लो में पढ़ेंगे तो बड़ी अच्छी सी साउंड आती है, और ये इसी के लिए जानी भी जाती हैं पोइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पोएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। See you in the next video. Till then, keep learning, keep growing, and keep studying.